प्रिय विद्यार्थी अज़ीज़ी तालिब इल्म यूट्यूब चैनल SK ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत व खैर मक़दम है। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय में अध्याय 7 जीवों में विविधता के अंतर्गत सजीवों के वर्गीकरण का आधार एवं वर्गीकरण और जैव विकास से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे एवं अध्ययन के पश्चात प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। 7.1 वर्गीकरण का आधार क्या है, यानी जीवों का वर्गीकरण हम किस आधार पर करेंगे। तो अध्ययन शुरू करते हैं। जीवों के समूहों के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से किया जाता रहा है। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। यह जीवन को देखने का बहुत ही सरल किंतु भ्रामक तरीका है। उदाहरण के लिए समुद्रों में रहने वाले जीव जैसे परवाल यानी कोरल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, ये कई मायने में एक दूसरे से काफी अलग हैं। इन सभी में एकमात्र समानता इनका आवास है। अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूह में बांटना ठीक नहीं है। इसलिए हमें अब यह निर्णय करना है कि किन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर वृहद वर्ग का निर्माण किया गया। उसके बाद हम अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को उपसमूहों में बांट सकते हैं। नए लक्षणों के आधार पर समूहों के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना पड़ेगा। जब हम जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि इस समूह के सदस्यों में क्या क्या समानताएं हैं, जिसके आधार पर कुछ को एक साथ रखा जा सके। वास्तव में यही उनका लक्षण और व्यवहार होता है, या यह कहें कि यही उन जीवों का रूप और कार्य होता है। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है। उदाहरण के लिए हम में से ज्यादातर लोगों के एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं, जो एक लक्षण है। उसी तरह हमारे दौड़ने की क्षमता और बरगद के पेड़ के न दौड़ पाने की क्षमता भी एक लक्षण है। अब हम देखेंगे कि कुछ लक्षणों को कैसे अन्य की तुलना में ज्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हम विचार करें कि एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है। दीवार में प्रयोग में लाए गए पत्थर विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ऊपर की ओर लगे पत्थरों का आकार प्रकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन निचले स्तर के पत्थरों के आकार से उनके ऊपर वाले पत्थरों का आकार अवश्य प्रभावित होता है। यहाँ पर सबसे निचले स्तर पर लगे पत्थर जीवों के उन लक्षणों के समान हैं जो जीवों के वृहत्तम वर्ग को निर्धारित करते हैं। ये लक्षण जीव के दूसरे किसी भी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर तो निर्भर रहते हैं तथा बाद के स्तर के प्रकार को निर्धारित करते हैं। ठीक इसी तरह हम जीवों के वर्गीकरण के लिए भी परस्पर संबंधी लक्षणों का एक पदानुक्रम बना लेते हैं। आजकल हम जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधित अभिलक्षणों को दृष्टिगत रखते हैं। आइए हम ऐसे लक्षणों पर गौर करें। एक यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण कोशिकीय क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षता पूर्वक होती रहती है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते हैं, उनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भिन्न होती हैं। पिछले अध्याय में हम लोग कोशिका से संबंधित प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। प्रोकैरियोटी कोशिकाओं में केंद्रक और कोशिकांग नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटी कोशिकाओं में केंद्रक और कोशिकांग होते हैं।
इसका असर कोशिकीय संरचना के सभी पहलुओं पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता होती है, क्योंकि वे किसी खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो सकते हैं। इसलिए कोशिकीय संरचना और कार्य वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण है। प्रश्न उठता है कि क्या कोशिकाएं अकेले पाई जाती हैं या फिर एक साथ समूहों में पाई जाती हैं या अविभाज्य समूह में मिलती हैं। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं, उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। शारीरिक संरचना में सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती हैं, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। यही वजह है कि जीवों की शारीरिक संरचना में इतनी भिन्नता होती है। इसी के परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि एक अमीबा और एक कृमि की शारीरिक बनावट में कितना अंतर है। क्या जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले और बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की संरचना में आवश्यक भिन्नता पाई जाती है। जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन्हें पौधे कहते हैं। पौधों का शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है, उसी तरह जंतुओं में किस तरह शरीर विकसित होता है और शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं? इन प्रश्नों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह विभिन्न लक्षणों का पदानुक्रम विकसित होता है। वर्गीकरण के लिए पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के अनुसार विकसित होता है। यही लक्षण वर्गीकरण के दौरान उप समूह और फिर बाद में बड़े समूहों में विभाजन का आधार बनते हैं। अब हम लोग अध्ययन के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? ए, उनका निवास स्थान या बी, उनकी कोशिका संरचना। तो इसका उत्तर है बी। जीव के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण उनकी कोशिका संरचना है, क्योंकि जब हम जीवों को उनके निवास स्थान के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो अध्ययन में कठिनाई होती है। एक ही प्रकार के निवास स्थान जैसे समुद्र में रहने वाले जीव, प्रवाल यानी कोरल, व्हेल, ऑक्टोपस और शार्क कई मायने में एक दूसरे से अलग होते हैं। प्रश्न संख्या 2, जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किस मूल लक्षण को आधार बनाया गया है? इसका जवाब है, जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए मूल लक्षण उनकी कोशिकाओं की प्रकृति यानी प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी को आधार बनाया गया है। प्रश्न संख्या 3, किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है? तो इसका उत्तर है, पहला पोषण विधि यानी स्वपोषी एवं विषमपोषी के आधार पर, दूसरा कोशिकीय संगठन के आधार पर, तीसरा शारीरिक बनावट के आधार पर और चौथा है कोशिका भित्ति के आधार पर। 7.2 वर्गीकरण और जैव विकास। सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है और उनका वर्गीकरण किया जाता है। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज्यादा परिवर्तन लाते हैं। इसमें समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है तो यह शरीर में बाद में होने वाले कई परिवर्तनों को प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में, शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में माना जाता है। इससे यह पता चलता है कि जीवों के वर्गीकरण का जैव विकास से कितना नजदीकी संबंध है। जैव विकास क्या है? हम जितने भी जीवों को देखते हैं वे सभी निरंतर होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम हैं जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक थे।
जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर हम पाते हैं कि कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहले प्रकार के जीवों को आदिम अथवा निम्न जीव कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत अथवा उच्च जीव कहते हैं। लेकिन ये शब्द उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इससे उनकी भिन्नताओं का ठीक से पता नहीं चलता है। इसके बजाय हम इनके लिए पुराने जीव और नए जीव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, इसलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जा सकता है। अब हम लोग अध्ययन के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्न संख्या 1, आदिम जीव किन्हें कहते हैं? ये तथाकथित उन्नत जीवों से किस प्रकार भिन्न हैं? इसका उत्तर है वे जीव समूह जिनके शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, आदिम जीव अथवा निम्न जीव कहलाते हैं। परंतु कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें उन्नत जीव कहते हैं। उदाहरण, एक कोशिक प्रोकैरियोटी बैक्टीरिया आदिम जीव हैं तथा बहुकोशिक यूकैरियोटी स्तनधारी मैमालिया उन्नत जीव हैं। प्रश्न संख्या 2, क्या उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं? इसका उत्तर है हाँ, चूंकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बढ़ती है, इसलिए पुराने जीवों यानी आदिम जीवों को साधारण और नए जीवों यानी उन्नत जीवों को अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जा सकता है।